नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। चलिए, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 9वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास, जिसे आप लोग CDP के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का रहने वाला है। ठीक है, अब आप लोगों के मन में ये सवाल है कि सर 2024 का आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करा दिया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, मैंने ना जो आप लोगों का 2024 का जो क्वेश्चन पेपर कराया था ना वो वर्ग 3 के लिए था। मतलब पहली से 5वीं के लिए जो लोग तैयारी कर रहे थे ना, तो उनका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उनको मैं उनको लोगों का जो क्लास था ना उनको कराया हुआ था। लेकिन अब ना हम लोग ना वर्ग 2, मतलब जो लोग ना 6वीं से लेकर की 8वीं तक की जो टीचर बनने के लिए ना CGTET एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब पेपर 2 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, तो आज का जो क्लास है ना वो उन सभी लोगों के लिए है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ग जो 3 वाले हैं वो लोग नहीं देखेंगे। आप लोगों को, अगर आप लोग वर्ग 3 के रहो चाहे वर्ग 2 के रहो, दोनों को ना ये जो बाल विकास की जो ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देना है। वर्ग 3 के लिए सबसे ज़्यादा और भी फायदे इस होने वाले हैं, क्योंकि वर्ग 2 में ना थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आप लोग वर्ग 3 से हो और थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लोगे, समझ जाओगे ना, तब तो वर्ग 3 का जो क्वेश्चन आएगा तो ईजिली बना लोगे जी आप लोग हैं। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप लोग चाहे वर्ग 2 के रहो चाहे वर्ग 3 के रहो, दोनों लोगों को ना बाल विकास का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे पढ़ना और समझते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना सबसे पहले ना हम लोग क्वेश्चन को ना पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं। और सभी लोगों से ना सबसे पहला एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आऊँ ना तो सबसे पहले आप लोगों को प्रॉपर टाइम पर नोटिफिकेशन मिले। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, मैं ना इस क्लास में आप लोगों को जो जो नोट करने के लिए बोलूँगा ना, तो उन सारी चीज़ों को ना अपने शॉर्ट नोट्स में आप लोगों को नोट करते हुए चलना है। क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले आप लोगों को क्विक रिवीजन करना है। पूरे के पूरे वीडियोस को नहीं देख पाओगे एक हफ्ते में। ठीक है, उसके अलावा ना पूरे के पूरे जो बुक वगैरह लिए उसे नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन अगर आप लोग ना शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो उसे आप लोग आराम से रिवीजन कर पाओगे। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स का बहुत ही ज़्यादा फायदे होने वाला है। तो जो चीज़ मैं बोलूँगा उसे आप लोगों को नोट करते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। ह्यूरिस्टिक है ऑप्शन ए अनुभव सिद्ध नियम, ऑप्शन बी एक प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी एक रणनीति, या ऑप्शन डी एक गलती। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप, फिर मैं ना आप लोगों को इसका विस्तार पूर्वक आंसर दूंगा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है अनुभव सिद्ध नियम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ह्यूरिस्टिक है तो ह्यूरिस्टिक जो है ना वो अनुभव सिद्ध नियम है, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो ह्यूरिस्टिक जो है ना उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से आप लोगों को बताऊँ ना, तो ह्यूरिस्टिक जो है ना वो एक विधि है जो परीक्षण विधि भी जिसको कहते हैं। ठीक है, ये जो विधि है ना वो एक खोज आधारित छात्र केंद्रित शिक्षण दृष्टिकोण है, जहाँ ना छात्रों की सक्रिय रूप से ना किसी प्रकार की अगर समस्या हो ना तो उसका समाधान करने में, अवधारणाओं का पता लगाने में और ज्ञान प्राप्त करने में ना इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये जो ह्यूरिस्टिक विधि है उनका है ना। और साथ साथ ना खोज करने के लिए, आलोचनात्मक सोच के लिए ना तमाम जो अन्वेषण होते हैं, जो खोज है ना, वो ह्यूरिस्टिक विधि के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। छात्रों की बहस करने की क्षमता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का आकलन अधिक फायदेमंद होगा? ऑप्शन ए रचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी पोर्टफोलियो मूल्यांकन, ऑप्शन सी योगात्मक मूल्यांकन, या ऑप्शन डी प्रदर्शन मूल्यांकन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी प्रदर्शन मूल्यांकन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? छात्रों की बहस करने की क्षमता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार आकलन अधिगम फायदेमंद होगा? तो अगर छात्रों की ना बहस जो है ना, बहस मतलब आप लोगों को पता हो ना किसी मैटर पे किसी प्रकार से डिबेट करने के लिए दे दिया जाता है, बहस करने के लिए, तो किस प्रकार से उसका आकलन किया जा सकता है? तो प्रदर्शन के माध्यम से ही ना किया जा सकता है। जी हाँ, प्रदर्शन का मूल्यांकन करके। मान के चलो दो
छात्र है उसको मैं बहस कराना चाहता हूँ, तो एक शिक्षक होने के नाते एक मैं टॉपिक दे दूंगा और उस टॉपिक में ना मैं एक छात्र को बोलूँगा उसके गुण को बताओ और दूसरा छात्र को बोलूँगा उसके दोष को बताओ करके। तो दोनों में जब प्रदर्शन का मूल्यांकन मैं करूँगा एक टॉपिक को देकर, तब ना मैं बच्चों के जो छात्र है उसके बहस का, उसका जो डिबेट है उसका मैं मूल्यांकन कर पाऊँगा अच्छे से कि किसका जो आकलन है वो सबसे अच्छा है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को सबसे पहले ध्यान से पढ़िए। नीचे दिए गए कथन एवं उसके तर्क पर ध्यान दें एवं दिए गए उत्तर कूट संकेतों में से सही उत्तर का चयन करें। सबसे पहला कथन दिया है उसको पढ़ो। दैहिक उत्तेजना के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच। तर्क दिया है उसको पढ़ो। झूठ बोलना एक तरह की संज्ञानात्मक अनुक्रिया है। ऑप्शन ए कथन तथा तर्क दोनों सही हैं। ऑप्शन बी कथन सही है परंतु तर्क गलत है। ऑप्शन सी तर्क सही है किंतु कथन गलत है। या ऑप्शन डी कथन तथा तर्क दोनों गलत है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी कथन सही है परंतु तर्क गलत है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इसमें बोला गया है प्रश्न 3 में कि नीचे दिए गए जो जो तर्क और कथन है ना उसको ध्यानपूर्वक पढ़ के ना सही उत्तर चुनने के लिए बोला था। और कथन जो दिया था उसको पढ़ो। दैहिक उत्तेजना के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच। दैहिक उत्तेजना कहने का मतलब है कि एक जो व्यक्ति है ना किसी प्रकार की ना उत्तेजित है, मतलब किसी को लेकर बहस कर रहे हैं ना, तो वो बात अगर भी कर रहे हैं ना तो हम लोग देख करके उसके बॉडी लैंग्वेज को ये पता कर लेते हैं ना कि एक्चुअल में ये सच बोल रहा है झूठ बोल करके। तो ये जो कथन है वो सही ना हो जाएगा। जी हाँ, अगर सामने में कोई बात कर रहा है, बोल रहा है, किसी टॉपिक पर बोल रहा है, तो हम उसको देख करके बॉडी लैंग्वेज को पढ़ करके जान जाते हैं कभी कभी ना कि वो एक्चुअल में सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। हम लोग को ऐसे ही पता चल जाता है ना, तो ये करेक्ट हो जाएगा जो कथन है वो। उसके अलावा तर्क को पढ़ो। झूठ बोलना एक तरह की संज्ञानात्मक अनुक्रिया है। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि झूठ बोलना कैसे संज्ञानात्मक अनुक्रिया हो सकता है। जी हाँ, किसी भी प्रकार से संज्ञानात्मक अनुक्रिया नहीं होगा झूठ बोलना। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कथन सही है परंतु तर्क जो है ना वो गलत है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष के मूल्यांकन में एक शिक्षक यह सुनिश्चित करेगा। ऑप्शन ए मूल्यांकन उपकरण विश्वसनीय एवं वैध है। ऑप्शन बी छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान देना। ऑप्शन सी विद्यालय प्रशासकों के अपेक्षाओं के अनुसार न्यूनतम अधिगम स्तर का अनुपालन हो। या ऑप्शन डी मूल्यांकन उपकरण मानकीकृत हो। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान देना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष के मूल्यांकन में एक शिक्षक यह सुनिश्चित करेगा। बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष बोला है जी, मतलब एक कक्षा में ना अलग अलग जो सांस्कृतिक के जो लोग हैं ना, मतलब जो बच्चे हैं ना वो एक कक्षा में रहते हैं, तो उसका अगर मूल्यांकन करेगा एक शिक्षक तो वो क्या ध्यान देगा? छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ही ना ध्यान देगा। जी हाँ, अगर बहुसांस्कृतिक कक्षा का मूल्यांकन करेगा शिक्षक तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, अगर आप लोग ना जितना ज़्यादा अभी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा फायदेमंद आप लोगों का होने वाला है। ठीक है, अगर सोचोगे ना कि अभी तो 3-4 महीना टाइम है, बढ़िया सा पढ़ूंगा बाद में और बाद में पढ़ करके एग्जाम दिला लूँगा, क्वालिफाइंग तो है वैसे भी बोल करके, तब आप लोग बेशक अपने आप को धोखा दे रहे हो, ये समझ के चलो। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग फॉर्म करते हैं, जब 1-2 नंबर से फेल होते हैं ना तो साल भर पूरे के पूरे वेट करना पड़ता है। और सीजी टेट कब आता है कब नहीं आता कोई गारंटी नहीं रहता है। ठीक है, 2025 में आया ही नहीं है, डायरेक्ट 26 में आता, इससे पहले 24 में आता, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये भ्रम में मत रहिएगा कि बाद में प्रेपरेशन कर लूँगा बाद में पढ़ लूँगा बोल करके। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस अभी करोगे उतना ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है आप सभी लोगों का। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को आप ध्यान से पढ़िए। विस्मरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित पदों को सही क्रम में बताएं। मतलब आप लोगों को ABCD करके 4 दिया है, उसको आप लोगों को ना स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को जमाना है इसको सीक्वेंस में। ठीक है, सबसे पहला ए को दिया है कविता, बी निरर्थक पद, सी गद्यांश, डी सोग्य आधारित सीखना। दिए गए कूट संकेतों के आधार पर उत्तर दे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा आप बताइए। आप लोगों को ना सीक्वेंस बाय सीक्वेंस इन चारों को जमाना है। ठीक है, तो बताइए क्या इसका आंसर होगा सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विस्मरण की प्रक्रिया में निम्न पदों को सही क्रम में जमाएं, मतलब आप लोगों को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जमाना था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहला जो आएगा वो निरर्थक पद आएगा। क्या? तो सबसे पहला जो आता है वो निरर्थक पद आ जाता है और दूसरा में जो आता है वो गद्यांश आ जाता है। क्या? तो दूसरा में जो आएगा वो गद्यांश आ जाएगा, तीसरा में जो आएगा वो कविता आ जाता है और चौथा में जो आएगा वो सुज्ञ अधृत सीखना जो है ना वो चौथा में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने के कार्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए सामाजिक सहारा, ऑप्शन बी सामाजिक सहायता, ऑप्शन सी समाज में व्यवहार या ऑप्शन डी समाज समर्थक व्यवहार। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी समाज समर्थ व्यवहार करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने के कार्य को कहा जाता है। तो मान करके चलो ना, अगर आप ना एक किसी व्यक्ति की मदद करते हो ना तो उसको क्या कहेंगे? मतलब जो भी ज़रूरतमंद है उसका आप मदद कर देते हो तो वो क्या कहलाएगा? तो वो जो कहलाएगा वो समाज समर्थक व्यवहार कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो आप ना जब कोई मदद मांगता है आपसे ना तो आप राह नहीं जाती, आप उसकी मदद करते ही करते हो। तो ये आपका क्या है? आपका वो क्या है? व्यवहार होगा ना। जी हाँ, समर्थ का व्यवहार, समाज का मतलब आप उसको किसी एक व्यक्ति को नहीं लेते, आप पूरे समाज के नाम पर ना उसकी मदद कर देते हो कि नहीं यार मेरा व्यवहार तो ऐसा है और मैं सभी की मदद करता हूँ। तो आप किसे मदद करते हो? अपने पूरे समाज के समर्थ का मदद करते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से सीखने को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा? ऑप्शन ए सिर्फ अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, ऑप्शन बी अभ्यास एवं अनुभव दोनों के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, ऑप्शन सी अभ्यास अनुभव एवं अंत्योदय के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, या ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी तरह के परिवर्तन हो सकते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अभ्यास अनुभव एवं अंतोदर्द के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से सीखने को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा? तो सीखने को ना अभ्यास में सम्मिलित किया जाता है, अनुभव में सम्मिलित किया जाता है और अंत्योदय जो ड्राइव है ना उसमें भी सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। सीखना क्या है जी? सीखना आपके अभ्यास का ही ना परिणाम है। आप बार बार किसी चीज़ को अभ्यास करते हो तभी ना बेहतर तरीके से सीख पाओगे और अपने अनुभव के माध्यम से सीख पाओगे, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। स्मृति में सुधार तब हो सकता है जब सीखा जाने वाला जानकारी ऑप्शन ए व्यवहारित हो, ऑप्शन बी लिखित हो, ऑप्शन सी मौखिक हो या ऑप्शन डी विस्तार से हो। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए व्यवहारिक हो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? स्मृति में सुधार तब हो सकता है जब सीखे जाने वाली जानकारी, तो जो सीखे जाने वाली जो जानकारी वो व्यवहारिक होगा तभी ना आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे और जो आपकी स्मृति जो आपके याददाश्त है उसमें अच्छे तरीके से सुधार हो पाएगा। हम लोग एग्जाम में भी यही करते हैं ना, अगर हम लोग की स्मृति में हम लोग के याददाश्त में होते हैं ना तभी हम लोग उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, क्योंकि हमारे वो क्या में होता है? व्यवहार में होता है। वो चीज़ हम लोग पढ़े होते हैं तो हम लोग इमेजिनेशन के माध्यम से, स्मृति के माध्यम से ही ना पढ़ते लिखते सारी चीज़ हैं, तो व्यवहार ही ना होगा। जी हाँ, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। कामुकता को मनोसामाजिक सिद्धांतकार की परिणाम स्वरूप देखता है। ऑप्शन ए वातावरणीय कारक, ऑप्शन बी हार्मोनल असामान्यता, ऑप्शन सी लिंग गुणसूत्र की असामान्यता या ऑप्शन डी जैविक कारकों का संयोजन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है वातावरणीय कारक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कामुकता को मनोसामाजिक सिद्धांतकार का परिणाम स्वरूप देखता है। तो कामुकता क्या होता है ना आप लोगों को पता होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होगा, है ना। किसी भी चीज़ को लेकर के ना आप लोगों की जो एग्रेशन है, मतलब आप लोगों की जो अटैचमेंट है ना वो ज़्यादा हो जाती है, तो उसका कारण क्या होता है? तो उसका जो कारण है ना वो वातावरणीय कारक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब सडनली कुछ भी नहीं आता, वो वातावरण पूरी तरह से जिम्मेदार होता
होता है उस प्रकार के कार्यों के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है तो बच्चे का IQ क्या होगा? ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 120 या ऑप्शन डी 125। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 125 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले आप प्रश्न 10 को पढ़ो। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुक्रम आयु 4 वर्ष है तो बच्चे का IQ क्या होगा? मैंने आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्न को जो आपने पिछले क्लास है ना उसमें आप लोगों को बताया था कि IQ कैसे निकालते हैं, इसके बारे में एक बार और बता दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, सबसे पहला अगर किसी बच्चे की IQ को निकालने का जो तरीका है ना वो आप लोगों को सबसे पहला एक सूत्र याद रखना होगा। क्या? तो एक जो सूत्र है ना वो आप लोगों को होगा मानसिक आयु। क्या? तो मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु। क्या? तो मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु गुणा 100 होगा। ये आप लोगों को सूत्र याद रखना है। ठीक है, मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु गुणा 100, ये सूत्र है IQ निकालने का बच्चों का। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मानसिक आयु कितना बोला है, मानसिक आयु 5 वर्ष है, तो ऊपर में क्या करेंगे हम लोग 5 वर्ष ऐसे मानसिक आयु कर दिए। उसके अलावा शारीरिक आयु या कालानुक्रम आयु कितना है, तो वो 4 वर्ष है, तो नीचे में ऐसे 4 वर्ष लिख दोगे। उसके अलावा इसमें गुना 100 है ना, तो यहाँ साइड में करके गुना करके आप लोग 100 कर देना, तो ये 100 हो गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले नीचे का सॉल्व करते हैं। तो 4 एकम कितना होगा, 4 एकम 4। अब 4 के पहाड़ा से 100 कितने बार में जाएगा, तो 4 25 100 होता है कितना, तो 25 बार में जाएगा, ये 100 है वो। अब ये जब दोनों संख्या मिल गया ना तो इन दोनों का आपस में गुना हो जाता है कितना, 25 और 5 का, तो 25 पंचे कितना होगा, तो 25 पंचे 125 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी 125 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सबसे पहले आप लोगों को सूत्र याद होना चाहिए, मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु। मानसिक आयु कितना है, 5 वर्ष, तो हम लोग यहाँ क्या लिखे हैं, 5 वर्ष लिख दिए हैं। उसके अलावा शारीरिक आयु या कालानुक्रम आयु कितना है, 4 वर्ष, तो नीचे में कितना लिखेंगे, 4 वर्ष। उसके अलावा इसमें गुणा कितना है, 100, तो यहाँ पर 100 कर देंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, नीचे का सबसे पहला 4 एकम 4 और 4 25 बार में गया जाएगा ना जी, 100 है वो, तो 25 यहाँ पास आ गया। अब ये दोनों का आपस में गुना हो जाएगा, तो 25 पंचे कितना होगा, तो 25 पंचे 125। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 125 करेक्ट हो जाएगा। सरल है जी अगर समझोगे अच्छे से तो। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? ऑप्शन ए, व्यक्तियों की योग्यता, रुचि एवं अभिक्षमताओं को जानने का प्रयास करें। ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम को व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करने का प्रयास करें। ऑप्शन सी, ए बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। कैसे? व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होना चाहिए? तो सबसे पहला ऑप्शन ए भी हो जाएगा, व्यक्तियों की योग्यता, रुचि, अभिक्षमताओं को जानने का प्रयास करना चाहिए एक शिक्षक होने के नाते। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी, पाठ्यक्रम को व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, जो एक शिक्षक का दायित्व है वो दोनों ही ना होगा जी। हाँ, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को ना भले ही अभी टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे ना, मैं हमेशा बोलता हूँ उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद आप लोगों का होने वाला है। अगर बीच में स्किप करके जाओगे, सोचोगे कि बाद में पढ़ लूँगा ना बोल करके, तो माइंड तो है वो तो डाइवर्ट करेगा ही, लेकिन आप लोगों को अच्छे से पढ़ते हुए जाना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को अब ध्यान से पढ़िए। बच्चे के बुद्धि एवं विकास का अध्ययन करने की सर्वोच्चम विधि है। ऑप्शन ए, मनोविश्लेषणात्मक विधि, ऑप्शन बी, तुलनात्मक विधि, ऑप्शन सी, विकासात्मक विधि, या ऑप्शन डी, सांख्यिकीय विधि। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, विकासात्मक विधि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चे के बुद्धि एवं विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम विधि है। तो एक जो बच्चा है ना उसके बुद्धि और उसका जो विकास है ना उसका अगर कि आप अध्ययन करना चाहोगे, उसको जानना चाहोगे ना, तो विकासात्मक विधि सबसे सर्वोत्तम विधि है बच्चों के ना बुद्धि और विकास को जानने के लिए। ठीक है, क्योंकि बच्चों में विकास कितना हुआ ये जानोगे तो विकासात्मक विधि का प्रयोग ना करोगे जी। हाँ, बुद्धि कितना है, बुद्धि लब्धि नापोगे तो विकासात्मक विधि का
ही प्रयोग करोगे तो सर्वोत्तम विधि जो है ना वो विकासात्मक विधि। याद रखने हैं आप लोगों को, नोट करके रखने हैं ऐसे जो विषय है उनको, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा टॉपिक वाला जो प्रश्न है वो पूछा जाता है हमेशा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। सामाजिक संज्ञानात्मक मानचित्र क्या है? ऑप्शन ए, बच्चों में जटिल समूहों या समूहों को समझने के लिए उपयोगी। ऑप्शन बी, यह पूछकर प्राप्त किया जाएगा कि क्या ऐसे लोग हैं जो विद्यालय में एक साथ बहुत घूमते हैं। ऑप्शन सी, विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी को मिलाकर प्राप्त किया जाएगा। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सामाजिक संज्ञानात्मक मानचित्र क्या है? तो सामाजिक जो संज्ञानात्मक मानचित्र है ना वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बच्चों के जटिल समूहों या समूहों को समझने के लिए उपयोगी हो जाएगा जो सामाजिक संज्ञानात्मक का मानचित्र है वो। दूसरा जो होगा वो यह पूछ करके प्राप्त किया जाएगा कि क्या ऐसे लोग हैं जो विद्यालय में एक साथ बहुत घूमते हैं, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी, विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी को मिलाकर प्राप्त किया जाएगा, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। वाइगोस्की ने भाषा को माना है एक। ऑप्शन ए, सांस्कृतिक उपकरण। ऑप्शन बी, मजा मनोरंजन। ऑप्शन सी, अद्वितीय। या ऑप्शन डी, व्यर्थ। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक उपकरण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वाइगोस्की ने भाषा को माना है, तो वाइगोस्की जो मनोवैज्ञानिक है ना उन्होंने भाषा को ना एक सांस्कृतिक उपकरण माना है, ये आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। नीचे दिए गए कथन एवं उसके तर्क पर ध्यान दें एवं दिए गए कूट संकेतों में से सही का चयन करें। सबसे पहला कथन दिया है उसको पढ़ो। आक्रामकता कुंठा से उत्पन्न होती है। कारण को पढ़ो। सभी तरह का कुंठन आक्रामकता को जन्म देती है। उत्तर कूट संकेत मतलब आप लोगों को ये उत्तर में बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए, कथन तथा कारण दोनों सही हैं। ऑप्शन बी, कथन सही है परंतु कारण आर गलत है। ऑप्शन सी, कारण आर सही है किंतु कथन गलत है। या ऑप्शन डी, कथन तथा कारण दोनों गलत है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कथन सही है परंतु कारण गलत है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? नीचे दिए गए जो कथन थे ना और तर्क जो है ना तो दोनों में आप लोगों को ना पढ़ना था और पढ़ करके ना क्या सही है और क्या गलत है ये आप लोगों को बताना था। तो सबसे पहले ये जो कथन दिया है उसको पढ़ो। आक्रामकता कुंठा से उत्पन्न होता है। तो आक्रामकता जो है ना वो कुंठा से ही ना उत्पन्न होता है। जी हाँ, कुंठा मतलब जो आप ना पुरातन जो आपके मन में चली आ रही कि नहीं ऐसा होता है, मतलब ऐसा ही होता है, ये किसी प्रकार से चेंजेस नहीं होता है ना। जो आपके मन में पहले से जो माइंड सेट बैठ गई है ना जो उसी को सही मानती है तो वो क्या कहलाएगा? कुंठा कहलाएगा। आक्रामकता का मतलब आप लोगों का होता है कि अचानक ना एग्रेशन आना, गुस्से में आना, ठीक है। तो ये किससे उत्पन्न होता है? तो कुंठा से उत्पन्न होता है, ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कारण आर गलत कैसे ये जान लो। सभी तरह की कुंठा आक्रामकता से जन्म देती है। तो सभी प्रकार की जो कुंठा है वो आक्रामकता से जन्म थोड़ी ना होगा। जी हाँ, कभी कभी अचानक से आ जाता है, हमेशा थोड़ी ना आपके जो पुरातन जो सोच है वो चली आ रही है उसमें हो जाएगा, नहीं होता है ना। तो ये कारण आर जो है ना वो गलत हो जाएगा और कथन जो ए है ना वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ था। ऑप्शन ए, अमेरिका में। ऑप्शन बी, यूरोप में। ऑप्शन सी, भारत में। या ऑप्शन डी, चीन में। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ था। तो विशिष्ट जो शिक्षा है ना उसका जो शुरुआत हुआ था वो अमेरिका में हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है। और विशिष्ट शिक्षा का मतलब जो होता है ना वो एक प्रकार से ये होता है कि जैसे दिव्यांग वगैरह जो बालक हो गया ना तो उन्हें विशिष्ट प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि कई दिव्यांग जो होते हैं उसके सुन नहीं सकते, कई दिव्यांग देख नहीं सकते, कई दिव्यांग बोल नहीं सकते, तो उनको ना विशिष्ट शिक्षा दिया
जाता है, विशेष शिक्षा के माध्यम से ना उनको पढ़ाया जाता है, उसको जो उपकरण है ना उनके जो मदद कर सके, सहायता करे ना, तो ऐसे बच्चों के लिए ना विशिष्ट शिक्षा का प्रावधान किया गया था। और ये जो प्रावधान है वो कहाँ से शुरू हुआ था, तो अमेरिका से शुरू हुआ था। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। अधिगम असमर्थता शब्द किसने सुझाया? ऑप्शन ए किर्क, ऑप्शन बी फोर्बेस, ऑप्शन सी काबेल या ऑप्शन डी टोरेंस। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 किर्क करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अधिगम असमर्थता शब्द किसने सुझाया? तो अधिगम असमर्थता जो शब्द है ना वो किर्क ने सुझाया था, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अधिगम का जो मतलब होता है वो लर्निंग होता है, और असमर्थता का पता होता है ना कि जिस पे वो समर्थ ना हो, है ना, जिस पर वो वीक हो ना, उसे असमर्थता कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। अब सारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित होता है, यह कथन है। ऑप्शन ए बर्ट, ऑप्शन बी स्टेफन, ऑप्शन सी गिलफोर्ड या ऑप्शन डी विल्किंस। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी गिलफोर्ड करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अब सारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित होता है, यह कथन है। तो ये जो कथन है ना वो गिलफोर्ड नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था, ये आप लोगों को याद रखना है, और ये जो लाइन है ना उसे आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। प्रतिभाशाली बालक की पहचान है। ऑप्शन ए शैक्षिक लब्धि, ऑप्शन बी बुद्धि लब्धि, ऑप्शन सी समायोजन या ऑप्शन डी संवेग। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बुद्धि लब्धि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रतिभाशाली बालक की पहचान है, तो एक जो प्रतिभाशाली जो बालक है ना उसका जो पहचान है ना वो बुद्धि लब्धि के माध्यम से ही ना होता है। जी हाँ, हमारे जो बाल विकास के जितने भी मनोवैज्ञानिक है ना उन्होंने ना बुद्धि लब्धि को ना अलग अलग भाग में बांटा हुआ है। मतलब प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि बालक और अलग अलग कैटेगरी के जो बालक है ना, तो उन सभी बालकों के ना बुद्धि लब्धि के आधार पर ना उनको अलग अलग वर्ग में बांटा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना बुद्धि लब्धि के आधार पर ना प्रतिभाशाली बालक की पहचान किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। गलत विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा एकीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करती है, ऑप्शन बी समावेशी शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण है, ऑप्शन सी समावेशी शिक्षा शिक्षा आधार समानता का सिद्धांत है, ऑप्शन डी समावेशी शिक्षा समाज से समायोजन में सहायक है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समावेशी शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? गलत विकल्प चुनिए, तो जो गलत विकल्प है ना वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समावेशी शिक्षा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का विश्लेषण करता है। तो एक जो समावेशी शिक्षा है ना वो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का कैसे विश्लेषण करेगा? जी हाँ, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो गलत आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये गलत लाइन है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। आनुवांशिकता को एक खाली स्थान सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है। ऑप्शन ए माध्यमिक, ऑप्शन बी गतिशील, ऑप्शन सी स्थिर या ऑप्शन डी प्राथमिक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी स्थिर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आनुवांशिकता को एक खाली स्थान सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है। तो ये जो आनुवांशिकता जो हेरिडिटी है ना उसको एक स्थिर जो है ना वो सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन ए कौशलों का अधिग्रहण, ऑप्शन बी ज्ञान का समावेश, ऑप्शन सी व्यवहार में संशोधन या ऑप्शन डी व्यक्तिगत समायोजन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी व्यवहार में संशोधन करेक्ट हो जाएगा। कैसे?
सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है, तो सीखना जो है ना, इसका जो उपयुक्त अर्थ होगा ना, वो व्यवहार में संशोधन जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को कोई चीज़ सीखना है ना, तो अपने व्यवहार में संशोधन कर पाओगे तभी ना बेहतर तरीके से सीख पाओगे, क्योंकि हर वातावरण एक जैसे नहीं होता, हर सीखने का तरीका एक जैसे आप ही के अनुसार नहीं होता है, ठीक है। तो जब तक आप अपना व्यवहार में संशोधन नहीं करोगे तो कैसे सीख पाओगे, जी हाँ। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। एक इतिहास शिक्षक ने प्राचीन भारत वास्तुकला पढ़ते हुए छात्रों के लिए स्थानीय ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा आयोजित किया। यह एक उदाहरण है। ऑप्शन ए गतिविधि आधारित शिक्षण, ऑप्शन बी अनुभवात्मक शिक्षण, ऑप्शन सी मिश्रित शिक्षण या ऑप्शन डी परियोजना आधारित शिक्षण। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी अनुभवात्मक शिक्षण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक इतिहास का शिक्षक प्राचीन भारतीय वास्तुकला पढ़ाते हुए छात्रों के लिए स्थानीय ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा कराने का आयोजन करता है। तो ये जो आयोजन करता है वो क्या कहलाता है, मतलब किसका उदाहरण है? तो वो अनुभवात्मक शिक्षण का ही ना उदाहरण है, जी हाँ। जब आप लोगों को किसी इतिहास के जो प्राचीन वास्तुकला है उसके बारे में पढ़ाएगा तो आपका जो इमेजिनेशन शक्ति है वो बढ़ेगा, और वो जो इमेजिनेशन शक्ति है ना, जब आप लोगों को ना सामने साक्षात रूप में आप लोगों को ना उस स्मारकों को जो आप लोगों को पढ़ाया उसे दिखाने ले जाएगा, तो क्या होगा, आपको नया जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है उसका प्राप्त होना होगा, जी हाँ। और ये अनुभवात्मक शिक्षण ना होगा है, जब आप पढ़ोगे उसके बाद खुद देखोगे तो आपको क्या होगा, अनुभव ना होगा बहुत ही ज़्यादा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। सीखना है, ऑप्शन ए व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन बी अनुभव का परिणाम, ऑप्शन सी व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सीखना है, तो सीखना जो है ना वो व्यवहार में परिवर्तन है, जस्ट अभी बताया ना आप लोगों को। उसके अलावा अनुभव का परिणाम भी होता है, मतलब आप लोग का जो एक्सपीरियंस होगा उसके आधार पर ही ना आप सीखते हो हैं। उसके अलावा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन करके आप लोग सीख पाते हो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए भौतिक एवं सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकास करना, ऑप्शन बी बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा और सिद्धांत को याद करने के लिए, ऑप्शन सी पर्यावरण का पता लगाने के अवसर प्रदान करना या ऑप्शन डी अवलोकन, माप, भविष्यवाणी, पूर्व सूचना और वर्गीकरण जैसे कौशल विकसित करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा और सिद्धांतों को याद करने के लिए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है, बोला है जी, नहीं है। तो अगर आप पर्यावरण पढ़ाते हो तो उसके लिए ना जो आवश्यक उद्देश्य नहीं है ना, वो बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा सिद्धांतों को याद करना, और याद करना निगेटिव पॉइंट्स भी होता है ना, जी हाँ। मैं आप लोग को बताया था ना, याद करना, रटना, ये सारा चीज़ क्या होता है, रटने की पद्धति में तो निगेटिव पॉइंट्स होगा, जी हाँ। जब प्रश्न निगेटिव बोले तो आंसर भी आप लोग निगेटिव करोगे ना, मतलब आप किसी प्रकार की पढ़ाने के लिए बुनियादी जो वैज्ञानिक अवधारणा उसको याद करते भिड़ोगे क्या, नहीं ना करोगे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति की खाली स्थान का विकास करना। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी शरीर, ऑप्शन सी व्यक्तित्व या ऑप्शन डी बुद्धिमत्ता। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी व्यक्तित्व करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्तित्व के खाली स्थान का विकास करना। तो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होगा वो व्यक्तित्व का विकास करना ही ना हो जाएगा, जी हाँ। अगर एक व्यक्ति का विकास हो जाएगा चहुमुखी प्रकार से तो उसको ऑटोमेटिकली ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उसका शरीर का भी अपना देखभाल कर लेगा जब उसका व्यक्तित्व का विकास होगा। तो बुद्धिमत्ता तो ये व्यक्तित्व के माध्यम से आराम से उसमें आ जाएगा, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य है वो व्यक्तित्व का
का विकास करना होता है जी, ताकि वो देश के लिए समाज के लिए काम आ सके। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यान से पढ़िए। उससे पहले आप लोगों के लिए एक सूचना है, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार का अगर सवाल आ होगा या आप लोग चाहते हो कि किसी प्रकार की सजेशन लेना ना, और उसके लिए चाहते हो कि मैं अपना पर्सनल नंबर आप लोगों को सजेस्ट करूं, ताकि आप लोग पर्सनल मेरे से बात करके ना किसी भी प्रकार से अगर सजेशन लेना हो तो वो ले सको। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप लोग इंस्टाग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके। वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा और मेरे प्रोफाइल के कमेंट बॉक्स में जा करके ना कमेंट कीजिए कि सर आप अपना नंबर दीजिए बोल करके ना। तो सबसे पहला मैं अपने फ़ोनपे का नंबर दे दूंगा और उसके बाद ना आप लोगों को केवल 200 जो है ना वो आप लोगों को फ़ोनपे करना है, और उसके बाद ना मैं अपना जो पर्सनल नंबर है उसे आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि इसकी क्या ज़रूरत है। मैं चाहूँ तो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में भी दे सकता हूँ, लेकिन क्या है ना, आप लोग छोटे छोटे सवाल के लिए भी बार बार फ़ोन करोगे ना, तो इसीलिए ये छोटा सा जो रिक्वायरमेंट है वो मैं रखा हूँ। ठीक है, और वैसे भी अगर आप लोग CG टेट का कोचिंग भी करोगे ना, तो वो आप लोगों से 8 से 10 हज़ार तो वैसे ही ले लेते हैं। तो ये तो आप लोगों का 5% भी नहीं होगा, और वैसे भी आप लोगों को सारा जो पढ़ाई है वो मैं आप लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट में कर देता हूँ, है ना। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। और अगर आप लोग को पर्सनली रूप से सजेशन चाहिए ना, तो आप लोगों को तो ये तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये विशेष लोगों के लिए ये जो रिक्वायरमेंट है वो मैं रखा हूँ। ठीक है, चलिए लेना ना लेना एक बार सोचिएगा जरूर। ठीक है, चलिए पढ़ने के ऊपर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 27 को पढ़िए। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी 7 से 13 वर्ष, ऑप्शन सी 5 से 11 वर्ष, या ऑप्शन डी 6 से 12 वर्ष। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए 6 से 14 वर्ष करेक्ट हो जाएगा। कैसे, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। तो ये जो निःशुल्क एवं अनिवार्य जो शिक्षा है ना वो 6 से 14 वर्ष के जितने भी बालक हैं ना सारे को ना अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन कौशल नहीं है। ऑप्शन ए औपचारिक रिपोर्ट लिखना, ऑप्शन बी नोट लेना, या ऑप्शन सी शब्दकोश का उपयोग करना, या ऑप्शन डी एक विश्वकोश से जानकारी प्राप्त करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए औपचारिक रिपोर्ट लिखना करेक्ट हो जाएगा। कैसे, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन कौशल नहीं है, बोला है जी नहीं है। तो अध्ययन कौशल जो नहीं है औपचारिक रिपोर्ट लिखना ना अध्ययन कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षण के समझ स्तर में शामिल है, तो आपको बताना इन चारों में से कौन कौन सा होगा। ठीक है, पहला को देखिए स्मृति, दूसरा योग्यता, तीसरा अंतर्दृष्टि, या चौथा रचनात्मकता। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, या ऑप्शन डी 2 और 4। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा। कैसे, शिक्षण के समझ स्तर में शामिल है, तो शिक्षण के जो समझ स्तर में शामिल है ना वो स्मृति हो जाएगा, और उसके अलावा अंतर्दृष्टि हो जाएगा। स्मृति मतलब आप लोग की जो याददाश्त शक्ति, जो आपकी यादें हैं ना, मतलब किसी चीज़ को पढ़ने के लिए वो, और आपका अंतर्दृष्टि हो जाएगा आपके देखने का नज़रिया, सोचने समझने का सारा चीज़। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 को ध्यान से पढ़िए। विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। ऑप्शन ए तनाव को कम करे, ऑप्शन बी मूल्यांकन नियमित करे, ऑप्शन सी अपने कार्य का मूल्यांकन स्वयं करे, या ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मुझे पता है कि सभी लोगों ने ना उपरोक्त सभी को ही लिए होंगे, क्योंकि विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो विद्यार्थियों के लिए जो सतत मूल्यांकन है वो तमाम तनाव को कम करने के लिए उपयोगी है, मूल्यांकन जो है वो नियमित करने के लिए भी उपयोगी है, और अपने कार्य का स्वयं मूल्यांकन करने के लिए भी उपयोगी है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा।
तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ ना तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिले। तो ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ हो।